अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में जनाब आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बाहर के खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और भरपूर जज्बे के साथ ना अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से नबूर्द आज़मा भी हो रहे होंगे। अभी बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और जनाब सबकी ख्वाहिश होती है कि जब तक अल्लाह ने हमारी सांसें लिखी है ना तब तक हम जिंदगी को सेहत के साथ इंजॉय कर सकें और अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हैं। और अच्छी सेहत का सबसे अहम जुज होता है खुराक। जो हम खाते हैं वही हमें अंदर से मजबूत भी करता है और कमजोर भी करता है। और हम लोग पंजाबी है, लाहौरी है और आपको पता है दबा कर खाने के आदी भी हैं हम लोग। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी खाने की जो आदत हैं उसको सेहत को मद्देनजर रखकर तरतीब दें। और आखिर ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हमें तवील और सेहतमंद ज़िंदगी पाने में मदद देती हैं। गोश्त, सब्जी, फल, महंगा खाना या फिर सस्ता खाना, आखिर किन ग़िज़ाओं को मुनासिब मिकदार में अपनाकर हम बीमारियों से पाक और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और एक हालिया रिसर्च के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छी ग़िज़ा खाकर ना हम अपनी ज़िंदगी में 13 साल तक इजाफा कर सकते हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना कमर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे इन तमाम तर जो सवालात हैं ना उनके जवाब लेते हैं। सना मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना जैसे मैं अभी एक रिसर्च के हवाले से बता रही थी कि अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाते हैं ना तो आप 13 साल तक इजाफा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब बहुत एक लंबा अरसा है, सुन के आपको अच्छा तो लगा होगा, गुजार सकते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है आप हमें बताइए। इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि अब जब भी हम बात करते हैं डाइटिशियंस आपके शो में बहुत ज़्यादा आते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप अच्छा खाएं, उसका मतलब यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके रहन सहन के जो तरीके हैं उनको बदलने की, आदत को बदलने की हम आपको प्रैक्टिस करवाएं। और उसके हम बहुत सारी ऑप्शंस भी आपको बताते हैं कि आप डेली रूटीन के साथ उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है मुनीबा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम काम करते हैं, हम उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है सब पे काम कर रहे होते हैं। ईटिंग प्रैक्टिसेस पे काम हम बहुत कम कर रहे होते हैं। वहाँ से हमारा जो लाइफ साइकिल है ना वो स्टार्ट होता है। अगर वहीं से हम स्टार्ट कर लेना अच्छी आदत को अपनाना तो बहुत हद तक जो मसले हैं ना हमारे वो सॉल्व हो जाते हैं। बच्चा आजकल हम बच्चा पैदा होता है या स्कूल गोइंग हो जाता है, वो अपने मुआशरे से भी बहुत सारी चीजें सीखता है। हाँ। वो जो सीखता है वो फिर सब जो स्कूल गोइंग है अगर वो अपने लंच बॉक्सेस में लंच फॉर एग्जांपल चिप्स का पैक लेके आए हैं तो कल को दूसरा बच्चा घर आके अपनी मदर को यही कहेगा कि मुझे भी इसी तरह की कोई चीज़ चाहिए। तो वो सारा कुछ लर्निंग हो रही है। इसलिए मैं सारी माओं को यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छा खाने की आदत डेवलप करें। अब अच्छा खाने में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। न्यूट्रिएंट्स अच्छी खुराक अंडे में हो सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जैसे होते हैं अंडे में। तो अब ब्रेकफास्ट जो हेल्दी स्टार्टिंग ही हमने किया तो उसमें अंडा ले लिया। अंडे के बाद हम क्या करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी इसका इस्तेमाल भी करें। सारी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम करें तो हम अच्छी आदत को अपना सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें अब आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हुई हुई हैं कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए। और इस तरह की जो धुली हुई चीज़ें या जिनमें स्प्रे कम हुआ हुआ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो चीज़ें अगर किसी की अवेलेबिलिटी में नहीं है और वो जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो खा रहे हैं तो उसको भी अपने कुकिंग मेथड के साथ हम न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। अब उसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर आ जाती बात कि ये तो हमने खाना है लेकिन कितनी मिकदार में खाएं जो हमारी ज़िंदगी सेहतमंद गुजरे। पोर्शन कंट्रोल की हमेशा बात की जाती है कि पोर्शन कंट्रोल में खाएं। लोग क्या करते हैं कि जब खाना स्टार्ट करते हैं पहले तो गैप दे लेते हैं बहुत ज़्यादा खाने में। ब्रेकफास्ट नहीं किया, ज़्यादा देर का गैप आया, फिर जब भूख लगी है तो बहुत ज़्यादा खा लिया। तो अगर हम 5 मील्स अपने प्रॉपर करें और उनमें पोर्शन कंट्रोल के साथ सारे न्यूट्रिएंट को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। 5 मील्स में आप पोर्शन की बात करें तो ब्रेकफास्ट के बाद मिड मॉर्निंग के बाद आपका लंच आ जाता है, टी ब्रेक और डिनर आपका 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और फिर मुनीबा वाटर इनटेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लंबी जिंदगी के लिए, अच्छी स्किन के लिए और हर चीज़ के लिए। वाटर इनटेक जो है ना वो डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। पानी हमें भूला ही रहता है काम के सिलसिले। खासतौर पर जैसे सर्दियां हैं अभी तो थोड़ी बहुत हैं और इसमें हम लोग इतना ज़्यादा इंटेक नहीं करते पानी का, भूला रहता है ना, हमें याद नहीं रहता कि हमने पीना। तो इसके लिए भी अपनी एक हैबिट डेवलप करें जिसमें 9 to 10 ग्लास आपके 8 to 10 ग्लास आपके वाटर वो लाजमी होने चाहिए। वो लाजमी होने चाहिए हर इंडिविजुअल के लिए। अगर बच्चा है तो उसके लिए उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है
लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो वो अगर हमारा 8 to 10 ग्लासेस वो पानी के डेली इनटेक कर रहा है तो वो एक उसको माना जाता है कि इसकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो रही है। अगर कुछ बुरा खा भी लिया, फॉर एग्जांपल फैट ज़्यादा ले लिया, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा ली हैं, तो वो भी फिर उसमें न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन मुझे बताइए, पानी ही पीना है 8 से 10 गिलास, या लोग कहते हैं अगर पानी नहीं पी रहे तो हम बाकी लिक्विड्स ले रहे हैं, तो वो क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है? लिक्विड्स में अगर तो बात की जाए फिजी ड्रिंक्स वगैरह की, तो ये तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फिजी ड्रिंक हो गए, डब्बे वाले जूसेस हो गए। फिर हम कॉफ़ी की बात कर ले तो कॉफ़ी हम ले सकते हैं। अगर ग्रीन टी की बात की जाए तो लोग अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और खाना खाते हैं और उसके फ़ौरन बाद कहते हैं कि ग्रीन टी पी लें तो हमारा हज़म हो जाएगा, और फिजी ड्रिंक पी लें तो वो हज़म हो जाएगा। वो जो ग्रीन टी फ़ौरन पीते हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती बॉडी के अंदर। तो फ़ौरन खाने के बाद आप ग्रीन टी ना लें, थोड़ा गैप दें, उसके बाद आप ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी और कोई कहवा अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद उसका इस्तेमाल करें। फ़ौरन इस्तेमाल करने से जो आपने खाया है वो भी प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपके न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, ज़ाया हो जाएंगे। और दूसरा सना कहा जाता है कि गोश्त, सुर्ख गोश्त जिसको कहा जाता है, कि उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमें चाहिए भी हमारी बॉडी के लिए। तो अब मुझे बताइए कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है कि मतलब दाल या फल या बाकी चीज़ें, सब्जियों से हमें प्रोटीन्स मिल सकें और गोश्त से हम थोड़ा इज्तनाब भी करें? गोश्त मुनीबा डेली रिक्वायरमेंट तो गोश्त की जो है वो थोड़ी बहुत हमें लेनी चाहिए, बिकॉज हमारे जो खून बन रहा होता है ना, आयरन डेफिशिएंसी जिन लोगों को होती है, वैसे भी मोस्टली फीमेल को गोश्त का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना चाहिए। और अगर किसी के पास अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है और वो नहीं ले सकते तो हमारे पास दालें होती हैं। रेड बीन्स एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो ले सकते हैं। पालक के अंदर भी होता है लेकिन वो थोड़ा नॉन हीम उसको हम कंसीडर करते हैं, इसलिए अगर चिकन इस्तेमाल कर लें तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन समझी जाती है। मतलब जिनको तो अब गोश्त बंद है, जो नहीं खा सकते, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हार्ट का मसला है, वो तो नहीं खा सकते ना? बिल्कुल, वो बीफ या अब मटन को अवॉइड करें, चिकन वो ले सकते हैं। चिकन की क्वांटिटी भी ये होगी कि 1 से 2 पीस अगर आप अपनी डेली पूरे दिन के अंदर इस्तेमाल करें तो वो इनफ होगा आपके लिए। लेकिन सना कहा जाता है कि ब्रॉयलर की जगह आप जो देसी मुर्गी खाएं, इसकी क्या वजह है? अब ये थोड़ी सी बात ऐसी है कि जो न्यूट्रिएंट हैं थोड़े से वो ब्रॉयलर के मुकाबले में जो हमारी देसी मुर्गी है उसमें ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो ऑर्गेनिक फीड पे पल रही होती है। और जो दूसरा है उसको हम, आपको भी पता है कि चिकन को हार्मोन्स और इस तरह के इंजेक्शन लग रहे होते हैं। हम उसको बिल्कुल ये नहीं कहते कि चिकन के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारे 38% हमें से मिल जाते हैं, देसी चिकन से मिल जाते हैं, और 6% जो है वो चिकन से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, न्यूट्रिएंट चिकन में भी होते हैं और देसी चिकन में भी होते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला खाएंगे, ऑर्गेनिक वाला खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। न्यूट्रिएंट का सिर्फ डिफरेंस होगा, उसमें थोड़े अच्छे होते हैं। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप ब्रॉयलर खाना चाहिए या फिर देसी जो है मुर्गी खानी चाहिए? मैं दोनों ही सजेस्ट करूँगी, मैं किसी एक पे, क्योंकि मुनीबा बात यह है कि हर कोई डेली बेसिस पे ये चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि हम ऑर्गेनिक फीड वाला जो है वो ले लें, देसी चिकन हम जिसको बोलते हैं वो खा लें। तो चिकन भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और अगर देसी ले लेंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बन रहा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और दूसरा इन सब चीज़ों के साथ साथ आ जाता है रोटी और चावल। मतलब उसके बगैर हमारा खाना जो है वो नामुमकिन ही समझ लें कि हमने अगर दिन में या तो चावल नहीं खाने या रोटी नहीं खानी तो हमारा समझ नहीं आती कि हमने खाना खाया भी है कि नहीं खाया। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी हमें कई बीमारी में मुब्तला भी कर देता है। तो अच्छी डाइट में इनका कितना अहम रोल है और कितना खाना चाहिए फिर इनको भी हमें? चावल और रोटी की अगर क्वांटिटी पर सर्विंग की मैं बात करूं तो चावल 3 to 4 टेबलस्पून एक सर्विंग है। 3 से 4 स्पून आप बोल रही हैं, एक सर्विंग है। और हम क्या करते हैं कि जब चावल खाना स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्लेट भरते हैं और उसमें कोई 10 सर्विंग तो ऑलमोस्ट होती हैं एक प्लेट के अंदर। बिरयानी खाते हैं तो वो तो 20 सर्विंग्स तक भी हम एक टाइम पे खा जाते हैं। और अगर बात कर लीजिए चपाती की तो 6 इंच जो हमारी छोटी क्वार्टर प्लेट होती है उसके साइज की रोटी का। ठीक है जी, सना कमर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, हम बात कर रहे थे कि अच्छी सेहत आपने गुजारनी है या अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अगर बतौर कौम हमने तरक्की करनी है ना, और अगर बतौर खानदान भी हमने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, तो मर्द और औरत को शाना बशाना काम करना होगा। वरना ये नहीं हो सकता कि खवातीन की सूरत में मुल्क की 50% जो वर्क फोर्स है वो बाहर बैठी हो और हम शिकवा करते रहें कि जनाब मईशत क्यों नहीं बेहतर हो रही है, हमारे घर के खर्चे क्यों नहीं पूरे हो रहे। तो इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में ना आपका तारुफ उन कामयाब खवातीन से करवाते रहते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना लोहा मनवाया होता है और ना सिर्फ अपने खानदानों का नाम रोशन किया होता है बल्कि मुल्क के लिए भी फख्र का बाइस करार पाती हैं। और हमारे साथ इस वक्त सवाबा शहजाद मौजूद हैं जो मुल्की और गैर मुल्की इदारों में काम करके अपना लोहा मनवा चुकी है। उनका शुमार पाकिस्तान की टॉप 100 CEOs में होता है और हम सवाबा से उनकी कामयाब जर्नी पर उनसे बात करेंगे और साथ साथ जो खवातीन अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है उनसे मुतालिक उन हवाले से उनसे टिप्स भी लेंगे। तो सवाबा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सवाबा, सबसे पहले तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो खवातीन को इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि वो अपना बिजनेस करें। ज़्यादातर लड़कियां सोचती हैं या खवातीन सोचती हैं हम नौकरी को ही तरजीह दें या उसको ही प्रायोरिटाइज करें। तो आपने कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले मुनीबा, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज मैं आज बहुत सालों के बाद, आई वुड से अबाउट 2-3 इयर्स के बाद पाकिस्तानी मीडिया के साथ लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ एंड इट्स इंडीड अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। मैं एक्चुअली 2-3 इयर्स पहले जर्मनी शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पे अपनी नई कंपनी फॉर्म करने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ बिजनेस, मुझे लगता है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप जॉब कर रही हैं तो आप, इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कि आपके लिए सूटेबल क्या है, आपके हालात क्या हैं। बिकॉज हमारी, आपको पता है, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि खवातीन के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टाइम की कमी होती है और रोल्स बहुत सारे प्ले करने होते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर जॉब जो है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और बिजनेस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या आइडिया है, कि आपके पास कैपिटल है, आपके पास रिसोर्सेज है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड कि आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन उस वक्त क्या है। मैंने अपना करियर का आगाज सीमेंस से किया था। सीमेंस इज अ मल्टीनेशनल जर्मन कंपनी और मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग करियर ट्रेजेक्टरी थी माशाल्लाह वहाँ पे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि माय पर्सनल सिचुएशन चेंज्ड, आई गॉट मैरिड एंड मूव टू लाहौर। ठीक है। और उसमें मेरे पास ये चॉइस थी कि मैं करियर को अपने प्रेफरेंस दूं या अपनी पर्सनल लाइफ को। ठीक है। तो आपको पता है एज फीमेल्स इस तरह की चॉइसेस हमें आ जाती हैं, रोजाना आए दिन करनी पड़ती हैं। तो उसमें फिर ये था कि सीमेंस में मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैं बिजनेस हेड थी होम अप्लायंसेस की और ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा थी। इसमें इंटरनेशनल ट्रेवलिंग, डोमेस्टिक ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है। एंड आई गॉट मैरिड इनटू अ बिजनेस फैमिली। मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स करते थे, प्रोडक्शन में भी हैं और दे आर इनटू बिजनेस सिंस 40-45 years। ठीक है। Then I evaluated कि मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या मैं जॉब को कंटिन्यू करूँ या मैं बिजनेस करूँ या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँ। सो आई डिसाइडेड कि मैं फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन करूँगी और मैं अपना बिजनेस करूँगी। ठीक है। एंड बिकॉज आई वाज कनेक्टेड टू सीमेंस, तो आई डिसाइडेड टू लॉन्च फर्स्ट जर्मन किचन्स एंड नो किचन्स इन पाकिस्तान। उसके बाद हमने उसी कंपनी के थ्रू 8 किचन ब्रांड्स और वार्डरोब्स के और इसी तरह के दीगर ब्रांड्स जो हमारे इंटीरियर इंडस्ट्री को करते हैं बिलोंग, वो मैंने लॉन्च किए। तो माशाल्लाह आई वाज डूइंग वेरी वेल एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस कंपनी इन जर्मनी टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान। और वो जर्मनी में आप मैंने, ठीक है। तो जर्मनी में हमने कोई 2 साल पहले 3 कंपनीज फॉर्म की हैं और वहाँ पे अब मैं बहुत एक्टिव हूँ, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में भी आप काम कर रही हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछूँ तो पाकिस्तान में अपना बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है? देखिए, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हर मुल्क में होती हैं। जैसे पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस जर्मनी से ज़्यादा मुझे लगता है, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा रूल्स और उस तरह से नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी एक स्ट्रक्चर्ड जर्मन कंपनी से अपने बिजनेस की तरफ में आई तो मुझे स्ट्रक्चर डेवलप करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्ड होता है, पीपल आर ट्रेन्ड एंड दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स। लेकिन जब अपना बिजनेस करना होता है उसमें आपको हर चीज़ स्क्रैच से डेवलप करनी पड़ती है।
तो वो मेरे लिए एक तरह से बहुत बड़ा शौक था। अच्छा। और मुझे उसमें एडजस्ट करने में भी टाइम लगा। लेकिन फिर जब स्ट्रक्चर बन जाता है, जब आप कंपनी की बैकबोन बना लेते हैं, फिर काम करना आसान होता है। तो सिस्टम एंड स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास लोग इतने स्किल्ड नहीं होते। बिकॉज जर्मनी में हर चीज़ के लिए, अगर आपने क्लीनिंग भी करनी है, आपने कोई भी काम करना है, उसके लिए ट्रेनिंग इज अ मस्ट। आप ट्रेनिंग के बगैर, जिसको आउसबिल्डिंग कहते हैं जर्मन में, उसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप जिस तरह से आप समझती होंगी, पाकिस्तान में अप्रेंटिसशिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्किल बेस्ड लर्निंग अभी उसके हमें बहुत काम करना है, बात करने की और काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ट्रेंड लोग नहीं मिलते, आपको हर चीज़ उनको सिखानी पड़ती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा है यहाँ पे। तो स्वाइबा, बहुत से लोग और बहुत सी खास तौर पे मेरे ख्याल से ख़वातीन आपको देख रही होंगी, लड़कियां भी देख रही होंगी, और वो आपसे इंस्पिरेशन भी हासिल कर रही होंगी। तो मुझे बताइए कि अगर उन लोगों ने कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना हो या बिजनेस की तरफ आना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो, तो क्या क्या उन्हें आप एडवाइस करेंगी? किस तरह की चीज़ें उन्हें करनी चाहिए और किस तरह की फील्ड में जाना चाहिए? मेरे ख्याल में ख़वातीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो डिसीजन होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान माशाल्लाह हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पे कंज्यूमर बेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई कुछ कर नहीं रहा और ये कह रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अच्छा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बेशुमार है। और ख़वातीन के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग, अब तो खैर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ पाकिस्तान नाउ एंड पाकिस्तान 10 years ago, अब तो women are very active and they are playing important roles in business and employment and हर जगह में नजर आती हैं। हाँ। in every industry। लेकिन उसमें फिर भी काफ़ी तादाद ऐसी फीमेल्स की हैं जो वक्त बहुत ज़ाया करती हैं। घर में बैठ के बस आप सोचती हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन करूँगी और कब करूँगी, कोई टाइम लाइन्स नहीं है, कोई गोल सेटिंग नहीं है, और उसी में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और जो टाइम वेस्ट होता है वो कभी आप वापस नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो डिसीजन है कि मैंने क्या करना है और फिर मैंने कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए आप अपने इतनी यहाँ पे बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ख़वातीन काम कर सकती हैं। बिकॉज देखें आप, सोशल मीडिया और इंटरनेट सेलिंग से कितनी नए नए काम निकल आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेरे ख्याल में, और सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है हमारे लोग, हमारी ख़वातीन की, वो ये है कि इवन जो ट्रेडिशनल रोल्स वो प्ले करती हैं, उनको उसको सिर्फ पॉलिश करना है। जैसे आप देखें ख़वातीन एम्ब्रॉयडरी करती हैं, गाँव में खाना बनाती हैं लोग, शहरों में भी गाँव में भी हर जगह पे। तो खाना बनाना, कपड़े बनाना, मेकअप करना, प्रोडक्ट्स बनाना, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना, ये तमाम वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें वो ऑलरेडी कर रही होती है ना। और इसमें अगर आप अपने आप को थोड़ा पॉलिश कर लें, अपनी स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे ले आएँ, अपना सेटअप स्टार्ट कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी खातून पाकिस्तान में ऐसी है जो कोई अपना काम नहीं शुरू कर सकती। बिकॉज जॉब में, जैसे मैंने पहले कहा कि जॉब में आपको एक रूटीन फॉलो करनी होती है। 9 to 5 होता है, समटाइम्स 9 to 9 भी होता है, ज़्यादा भी आपको आवर्स देने पड़ते हैं। और फिर ट्रेवलिंग होती है और बच्चों के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और हमारी ख़वातीन में एक और बड़ी स्ट्रेंथ है जो मेरे ख्याल में तमाम ख़वातीन में होती है, मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग से ये है कि आप पहले ही ट्रेंड होते हो टू प्ले सो मेनी डिफरेंट रोल्स इन लाइफ। तो घर पे भी आप कर रहे होते हो, बाहर जाके भी आप, तो आपको आदत होती है कि आपने ये सारी चीजें करनी है। और इस तरह ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं इस चीज़ में कि हम लोग बचपन से बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, एक बेटी का, बहन का, वी आर ट्रेन टू, माँ का बाद में, और फिर बीवी का, और फिर ससुराल वालों को देखना, फ्रेंड्स को देखना। तो हम लोग वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। और इतने साल बिजनेस के बाद मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग जो है वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हम लोग बचपन से सीख रहे होते हैं। और अगर हम उस पे अटेंशन करें और उसको पॉलिश करें और उसको यूज़ करें बिजनेस में, तो मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन कुछ कर नहीं सकती हैं, किसी से पीछे हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि जैसे लोग कहते हैं या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो वो कहे कि हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, हमारे पास आइडिया है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग इस रीज़न की वजह से भी बैठ जाते हैं ना चुप करके। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आजकल देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ यूनिक आइडिया, इफ़ यू हैव अ स्टार्टअप, तो इन्वेस्टमेंट तो मिल जाती है। आइडिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपना आइडिया सेल नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट भी सेल नहीं कर सकते और फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब मार्केट में या खासतौर पर पाकिस्तान में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे लोग हैं जो आपका आइडिया सुन के इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हैं?
जी डेफिनेटली, बिकॉज देखिए अब मैं जर्मनी शिफ्ट हो गई हूँ और अभी भी मैं पाकिस्तानी कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज को ब्रिज करती हूँ. Okay. सो डेफिनेटली इफ आई हैव अ गुड आइडिया, तो उसको ब्रिज करने के लिए आई कैन ऑलवेज फाइंड अ गुड पार्टनर हु इज इंटरेस्टेड इन द आइडिया और उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और मैनेजमेंट पार्टनर से बनते हैं. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता. लेकिन मुझे बताइए अपने आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केट में ये देखने की कितनी ज़रूरत होती है, वैलिडेशन करने की कितनी ज़रूरत होती है कि हमें कौन सी चीज़ की, हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, हम उस चीज़ को ही फुलफिल करें. वैलिडेशन की तो आपको पता है लाइफ में हमेशा ही ज़रूरत होती है. रिसर्च, वैलिडेशन इज़ लाइक रिसर्च. आप कोई भी रिलेशनशिप भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है. तो उसमें वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस. और वैलिडेशन के बगैर यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बिजनेसेस रिसर्च और वैलिडेशन पे नहीं होते तो बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं. बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ फेल हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया होती है. और वैलिडेशन से और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैंने हमेशा बिजनेस में प्रैक्टिस की है, प्लानिंग योर एग्जिट स्ट्रेटजी. कि उससे आप लॉसेस मिनिमाइज कर लेते हैं. कि अगर आप नया आइडिया कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर. सबसे पहले तो आपका आइडिया क्या है, आपका रोड मैप क्या है, और रोड मैप प्लान करने के साथ साथ आपका एग्जिट स्ट्रेटजी स्ट्रांग होनी चाहिए. कि अगर खुदा न खास्ता ये बिजनेस नहीं चलता तो इसका मैक्सिमम लॉस क्या है और क्या मैं वो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर हमने एग्जिट कैसे करना है. ये प्लान बहुत ज़रूरी है. और ये प्लान हमेशा स्टार्टअप बनाते हुए, कोई बिजनेस लॉन्च करने से पहले, किसी पार्टनरशिप पे जाने से पहले, एग्जिट स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे सुहैबा, बहुत से एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करें, अपना बिजनेस कभी ना स्टार्ट करें. इस पे क्या कहेंगे आप? इसका येस और नो दोनों मुनीबा, बिकॉज आपको पता है कि पार्टनरशिप्स भी अगर राइटली आप चॉइस ना करें और रिसर्च करके ना करें, इनके साथ आपका कोई लॉन्ग टर्म ना हो, तो समटाइम्स पार्टनरशिप फेलियर की तरफ ले जाती है. तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्टनरशिप्स पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह का है कि हम लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं हुए ना, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल होता है लोगों को. तो मुझे लगता है कि आप पार्टनरशिप में रिस्क भी बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम पार्टनरशिप कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ़ यू हैव द राइट पार्टनर. तो जो सिनर्जी पार्टनरशिप से क्रिएट होती है वो आप अकेले नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपके पार्टनर की अपनी स्ट्रेंथ है, और जब स्ट्रेंथ्स कंबाइन होती हैं तो वो फिर एक बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है जो सक्सेसफुल सिनर्जीज क्रिएट करता है बिजनेस. तो पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत केयरफुल होना है कि आप किस पार्टनर को चूज़ कर लें. तो आई थिंक सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करें. उसके बाद इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड टू अ राइट पार्टनर, तो आप बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है. लेकिन इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मुझे सुहैबा ये बताइएगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कोई अगर नया स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो क्या हमें जॉब करके ही उसका एक्सपीरियंस आएगा? लेकिन जॉब वैसे भी आपको बहुत कुछ सिखाती है. बिकॉज मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूँ फ्रॉम पीपल जो जॉब किए बगैर बिजनेस में आ गए, तो मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह आई वाज वेरी लकी कि मुझे सीमेंस जैसी कंपनी का प्लेटफॉर्म मिला. मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले और मैंने उन एक्सपर्ट्स से, उन लीडर्स से बहुत कुछ सीखा कि जो मैं खुद सीख सकती थी, लेकिन बहुत सारा ट्रायल एंड एरर, टाइम ज़ाया करके सीख सकती थी. जो मैंने वहाँ पे सीखा और जो सिस्टम और स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे सीखा, वो प्राइसलेस लर्निंग थी. तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी इंडस्ट्री में जॉब करें, बट आप कहीं भी जॉब करें, वो आपके लिए एक बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस होता है जो आपको अपने बिजनेस में बहुत हेल्प करे. ये बड़ी अच्छी आपने वैसे बात की है. सुहैबा शहजाद हमारे साथ मौजूद है. सुहैबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. और बहुत सी लड़कियाँ और ख़वातीन जो आपको देख रही होंगी ना, उनको भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी टिप्स मिल गई हैं कि उन्होंने किस तरह अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है. तो थैंक यू सो मच आपका. जनाब, ये हमने बात कर ली है कि किस तरह आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है. उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है. और ख़ासतौर पर ख़वातीन जो घर पर बैठ के मुझे देख रही है ना, वो तैयार हो जाएं और ना काम पर लग जाए और अपना जो बिजनेस है ना उनको स्टार्ट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे अब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, शहर लाहौर की बात हो जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बहुत बड़ा नारा मुतवस्सित और निचले तबके को अपनी छत मुहैया करना था, लेकिन उस हवाले से ज्यादा डेवलपमेंट होती हमें नजर नहीं आ रही है। और वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता साल मार्च में हल्लोकी में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखा और LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के तहत 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर की जानी थी। संगे बुनियाद रखने के 11 माह बाद भी अपार्टमेंट्स की तामीर में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। पंजाब हुकूमत, LDA और बैंक्स की जानिब से अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए मुकम्मल पैसे ही जारी नहीं हो सके और LDA सिटी अपार्टमेंट्स के फंड जारी ना होने से मंसूबे की जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ 3% तक महदूद होकर रह चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन मंसूबे की जो लागत है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो इजाफी लागत है अगर खरीदार की जेब से नहीं भी निकलवाई जाएगी तब भी LDA हो या फिर हुकूमत हो, ये लागत अवाम के पैसे से ही अदा करेगी। तो आखिर मसला कहाँ पर आ रहा है? क्या मंसूबा बंदी का फुकदान है या उसे वक्त से पहले ही लॉन्च कर दिया गया है? इस पर मसला आ रहा है। इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, हल्लोकी में मौजूद, जैसे मैं बात करी थी कि अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखे हुए 11 माह गुजर चुके हैं और उस मंसूबे पर जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो 4000 अपार्टमेंट्स बनने थे, कितने बन चुके हैं? अभी मुकम्मल हुए? शुक्रिया मुनीबा। एक तो ये गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ये लेके आए। वाकई लोगों की ज़रूरत है कि उनको ये जो सस्ते घर हैं ये मुहैया किए जाएं, क्योंकि लोगों के पास छत नहीं है। और वज़ीर आज़म का ये मैनिफेस्टो भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि लोगों को 50 लाख घरों की जो फराहमी है उसको मुमकिन बनाया जाना था। तो इसी तनाजुर में हुकूमत की तरफ से शहर लाहौर में ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत पहला मंसूबा शुरू किया गया जो कि नया पाकिस्तान अपार्टमेंट था जी। तो वज़ीर आज़म साहब खुद गुज़िश्ता साल मार्च में यहाँ पर आए थे। हल्लोकी के मुकाम पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। अच्छा। और उस वक्त वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि 1 साल में यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 1.5 साल के अरसा में लोग रहना भी शुरू कर देंगे और लोगों की तरफ से बड़ी आस और उम्मीद लगाई गई। फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया गया कि कुछ सरकारी मुलाजमीन को दे देते हैं, कुछ जो पब्लिक है उसको दे देते हैं। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब ने इसकी कुरानंदाजी की, कुरानंदाजी करके लोगों के नाम अनाउंस कर दिए गए। लेकिन फिर उसके बाद ये मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार होता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत है वो इसके लिए फंड देने को तैयार नहीं है। जो LDA की तरफ से इसका फाइनेंशियल मॉडल बनाया गया कि बैंक से पैसे लेके मॉर्गेज पॉलिसी के तहत जो पैसे मिलेंगे फिर वो अपार्टमेंट बनाएंगे, वो भी अभी तक जो पैसे हैं वो नहीं मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी प्लानिंग कमीशन 1 जो पहला इसका PC1 पास किया गया था उसके मुताबिक ये अपार्टमेंट 22 लाख रुपए का था, फिर ये 27 लाख पे पहुंच गया, फिर 33 लाख पे पहुंच गया, अभी 37 लाख रुपए पे पहुंच गया। यानी तकरीबन ये 10 से 15 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट में डिफरेंस आ गया। तो अभी गवर्नमेंट भी परेशान है कि ये लोड कौन उठाएगा, अवाम उठाएगी या गवर्नमेंट खुद उठाएगी। तो ये सारी कश्मकश है जिसकी वजह से ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि इल्तवा का शिकार है। तो ये जो सवालात हैं, जो इल्तवा का शिकार क्यों हो रहा है, ये पूछ लेते हैं। तर्जुमान है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के आसिम शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, आपने भी ज़ैन की बात सुनी है और इस मंसूबे को 11 माह गुजर गए हैं कि इसका संगे बुनियाद रखा गया है और काम जो है इस पे सुस्त रवि का शिकार है। तो क्या मामला है, क्यों ताखीर हो रही है इसमें? अच्छा, थैंक यू सो मच। कुछ बातें ज़ैन ने ठीक की, क्योंकि ये पहली दफ़ा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक ऐसा एक इनोवेटिव आइडिया दिया गया कि हुकूमतों के बजट पर बोझ डाले बगैर ना सिर्फ ये कि घर बनाए जाएं और ये गरीब लोगों को दिए जाएं और ये एक प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे। अब दुनिया की कोई भी मईशत इंक्लूडिंग ये जो अमेरिका, जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट घर बनाए और लोगों को बांटती रहे। उसके लिए हमें एक ऐसा मॉडल डिवाइस करना था कि ये एक, जिसे कहते हैं ना कि खुदकार निज़ाम हो, यानी कि प्राइवेट बिल्डर्स आगे आए, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आगे आए, वो घर बनाएं और बैंक्स जो हैं वो उसको फाइनेंस करें। बिल्कुल ठीक है, ना कि ये हुकूमत के बजट पे बोझ बने। ठीक है। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट कि गरीब आदमी को इस काबिल बनाया जाए कि वो ये सस्ता घर भी खरीद सके। जिस तरह अभी ज़ैन ने बताया कि इसकी कीमत
इन्होंने जो फिगर्स दी वो 22 से 33 लाख के दरमियान थी। ठीक है। मैं कहता हूँ हम मैक्सिमम पे चले जाते हैं। अगर ओके। 33 लाख भी हो जाए, आजकल के दौर में 5 मरले का, तकरीबन 5 मरले का, ये 3.5 से 5 मरले का घर बनता है, आप देखें जिसमें तमाम एमिनिटीज, तमाम सहूलियात मुयस्सर हों, वो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है, जिसमें आपको सड़कें मिलती हैं, फुटपाथ हैं, सीवरेज है, बिजली है, पानी का निज़ाम है, मस्जिदें हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, वो जगह। ठीक है, वो जगह आप एक गरीब आदमी की डेफिनेशन क्या है, जो तकरीबन 30,000 से 50,000 रुपए कमाता है। ठीक। इस आदमी को अगर आप 25-27 लाख का घर भी दें तो वो कहेगा जनाब घर तो सस्ता है लेकिन मेरे पास ये भी नहीं है। ये भी एक निज़ाम बनाना था कि गरीब आदमी इस काबिल हो कि वह 27 लाख रुपए का घर खरीद सके। मॉर्गेज का इंतजाम, जो निज़ाम था वो इंट्रोड्यूस कराया गया। अब ये जो खास प्रोजेक्ट आपने बात की, अव्वल तो मैं आपको बताऊं दिस इज नॉट द ओनली प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 60,000 घर जो है वो जेरे तामीर है। अच्छा। ठीक है, जो आपको 1.5 से 2 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ठीक इट है। वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने किया। उसमें जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि ये इसे कहते हैं ना एवोल्यूशन, इर्तिका। पहली दफा ये हमने सिस्टम लॉन्च किया कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज घर बनाएंगी, बैंक्स फाइनेंस करेंगे और नेफ्टा जो है वो उसमें क्लाइंट्स लेकिन देगा। सर बैंक्स तो फंड्स ही नहीं जारी कर नहीं, रहे। अच्छा ऐसे नहीं है। ये मैं चूंकि शरीक रहा हूँ उन मीटिंग्स हाँ का, जी। बहुत लंबे सेशंस हुए हैं। अच्छा। टू सम एक्सटेंट कुछ प्रॉब्लम आया जरूर शुरू में, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर लिया गया, जिसके अंदर स्टेट बैंक खुद इन्वॉल्व था, नेफ्टा ओके। इन्वॉल्व थी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व थी। लेकिन काम सुस्त जरूर हुआ, आई एग्री, रुका नहीं कहीं पे भी। अच्छा। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने अपने फंड्स दिए और उसके बाद ब्रिज मनी जो थी वो दी गई। ब्रिज मनी ये होती है कि अगर अभी आपका कोई फैसला नहीं हो रहा ठीक। तो हम पैसे दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पैसे आएंगे वो हम वापस कर हाँ, देंगे वो पैसे। वापस कर, लेकिन आप ठीक काम है। ना रोकें। ठीक है। अब अगर आप जाके देखें तो काम वहाँ शुरू है, बकायदा वहाँ साइट ऑफिस है, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, चीफ इंजीनियर वहाँ मुकर्रर है उसमें LDA का, और ये काम चल रहा है। मैं देख रहा था, उनसे मेरी बकायदा बात हुई, जो हमारे 4,000 सर अपार्टमेंट्स बने थे, अभी तक कितने बन चुके हैं? अच्छा देखें, ये जो 4,000 अपार्टमेंट है ये ऐसे नहीं बनता अच्छा। कि एक बनेगा फिर दूसरा बनेगा और फिर तीसरा फेज वाइज बनेगा। बनने हैं ना? फेज भी नहीं, हाँ जी। ये ग्राउंड +4 की हाइट है। अच्छा। ये तमाम सबसे पहले खुदाई शुरू होती है, उसके बाद आपके ये बुनियादें बनती हैं, फिर प्लिंथ लेवल पर आता है, फिर ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनने जा ठीक रही है, हैं। अच्छा। लाहौर अब, बल्कि पूरा पाकिस्तान अब हाई राइज होने हाई जा राइज रहा है। ये जो होगा, क्या कहते हैं ना अर्बन स्प्रॉल जी, थी, जी। इसको कंट्रोल करने के लिए। तो पहले मैं ये जरूर आपको बताऊं कि ये लोगों को बड़ा वो होता है, गलत फहमी नहीं, एक इंप्रेशन होता है कि जनाब 10,000 बनने थे तो 5 तो नजर आए। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। ठीक। ये इंशाल्लाह लेकिन जब आपको थोड़ा सा नजर तो आएंगे काम भी ये तो नजर आए ना सर आपको हमें इकट्ठे होता नजर हुआ। आएंगे। नहीं तो जैन, फिर क्या मैं कहेंगे जैन आपने से जैसे कहूंगा कि जैन थोड़ा सा टाइम निकाले, हमारे साथ रायविंड चले, सरगोदा चले, चिन्योट चले, फराश टाउन चले, इस्लामाबाद चले, एक प्रोजेक्ट को पकड़ लेना जिसके ऊपर हो रहा था। बल्कि जैन के साथ किसी दिन चलते हैं, आप भी चलें, लाहौर के ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट पे चलते हैं। जैन, ताकि क्या कहेंगे आप? आपको ये नजर आपने- आए। आप- कोई आपको बड़ी सुन के अच्छी क्या लगा? बड़ी उन्होंने अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ना फैक्ट हैं वो आसिम शौकत साहब और मुनीबा ये ना ठीक होने वाले हैं और आवाम को इसका पता भी होना चाहिए। ये जो आखिरी बात इन्होंने की कि ऐसा नहीं है कि एक अपार्टमेंट बन गया और उसके बाद उसमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, अपार्टमेंट बिल्डिंग है बिल्कुल ऐसे ही उसमें। है। लेकिन अभी तक देखा जाए ना तो ये जो नया पाकिस्तान अपार्टमेंट के तहत यहाँ पे ये शुरू होना था हल्लोकी में, ये 35,000 से बात शुरू हुई थी। ठीक है। 35,000 से कम करके पहले उन्होंने सोचा कि हम फिर 15,000 बना दें, ठीक है। फिर वो 15,000 से कम होकर 4,000 आ गया। उस 4,000 का वजीर आजम ने आके संगे बुनियाद रखा। लेकिन मैं कुछ फैक्ट आपको बयान करता हूँ कि उन 4,000 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए अभी तक टेंडर भी पूरा नहीं हुआ। अभी तो 2,200 अपार्टमेंट का टेंडर हुआ, 1,800 तो अभी आपने मजीद उसके टेंडर देने हैं, तो फिर उसके बाद उसकी तामीर शुरू करनी है। मतलब जिसका वजीर आजम 4,000 अपार्टमेंट का संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं, वो खुद नहीं अभी तक वो पूरा हो तामीर चुका। होने की पोजीशन में नहीं आए। दूसरा, जो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर को इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई है, उसके मुताबिक अपार्टमेंट्स की तामीर का काम सिर्फ 3% मुकम्मल हुआ है। तो 3% से मुराद ये है कि अभी तक आपने वहां पे खुदाइयाँ की हैं, इसके अलावा या आप उसकी रिटेनिंग वॉल के ऊपर हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो बुनियादें हैं वो भी बना ली हैं। इसके बाद ये जो लाहौर में किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पहला प्रोजेक्ट है, इसके अलावा किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया और इसको रोल मॉडल रखा गया। एक बड़ा अहम सवाल है इसमें, आसिम भाई आप भी थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट को पता था कि हम पहली दफ़ा ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग का मॉडल लेके आ रहे हैं और हमें इसमें मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है,
तो वजीर आजम को धोखे में क्यों रखा गया? मार्च में जब उन्होंने यहाँ पे संगे बुनियाद रखा तो उनको ये ब्रीफिंग क्यों दी गई कि हम इसको 1 साल में मुकम्मल कर देंगे? उसी ब्रीफिंग की बुनियाद पर ही प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया ना कि 1 साल बाद यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि वजीर आजम ने खुद बनाना शुरू कर देना। अल्टीमेटली जिस तरह उनको ब्रीफ किया गया उसी तरह ही होना है। तो ये अब अगला 1.5 साल है, यही स्पीड रही तो ये 4000 अपार्टमेंट भी बनते हुए नजर नहीं आ रही। ये तो 35,000 का ख्वाब था। बिल्कुल ऐसी। यासिन साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले थोड़ी सी कंट्राडिक्शन जैन ने की। इन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि कोई अलॉटमेंट लेटर है तो मुझे दिखा दें, फिर उन्होंने कहा कि नैफडा के 250 अलॉटमेंट लेटर कैंसिल हो गए। अब वो मैंने तस्दीक की उसी वक्त के कुरानदाजी के जो नाम थे, अलॉटमेंट लेटर थे तो कैंसिल हुए ना। देखें ऐसे नहीं है। सबसे पहले आपकी बैलेटिंग होती है उन क्लाइंट्स में से जो बैंकेबल होते हैं। ठीक है। सिर्फ 2 लाइनें मुझे दें। बैंकेबल एक लंबा प्रोसीजर होता है। हम फिल्टर करते हैं कि कोई नॉन डिजर्विंग आदमी तो नहीं है। मसलन जैन के पास ऑलरेडी 2 घर हैं, ही वांट्स टू हैव अ थर्ड वन। इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये आम पाकिस्तानी में रुझान है कि अच्छा 27 लाख का घर मिल रहा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, चलो मैं भी ले लूं, बाद में बेच देंगे या किराए पे दे देंगे। इस चीज को इंश्योर करने के लिए एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है नैफडा में कि किसी झूठे को या किसी ऑलरेडी ऐसे आदमी को जिसके पास घर है उसको घर ना मिल जाए। उस फिल्टर के बाद उसको बैंक से वेरीफाई किया जाता है। बैंकेबल इसे कहते हैं। बैंकेबल क्या ये बैंक की किस्त भी दे सकता है? देखिए एक तो ख्वाहिश ही होती है ना कि जो गरीब आदमी उसको आप घर बांटते चले जाएं, लेकिन बैंक तो ऐसे नहीं करता। बैंक तो अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। बैंक वांट्स कि कोई गरीब आदमी भी ऐसा हो जो मेरी 20,000 की बजाय जो थोड़ी सी किस्त है वो तो कम से कम वापस करे ना। ठीक है। उसके बाद वो बैंकेबल होता है। फिर नैफडा उसकी कुरंदाजी करता है। जब उसकी कुरंदाजी में नाम आ जाता है वो बैंक में जाता है और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करवाता है। अब एक गरीब आदमी जो हमें कहता है कि जी मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, और वो बैंक में जाके अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता, फिर बैंक हमसे दोबारा वो नाम मांगता है। जनाब आपने हमें ये 2000 नाम दिए थे, इसमें से 900 लोगों ने रजिस्टर कराया है, बाकी लोगों ने कराया। हम हमेशा बैलेटिंग के लिए 1-1.5 हजार नाम ज्यादा देते हैं। ठीक है। अब ये जो बैलेटिंग हुई इसमें कुछ लोग, ये बात ठीक है कि कुछ लोग बैंक ने वेरीफाई नहीं किए या उन्होंने अपना कॉन्सेंट नहीं दिया, जो हमारे पास आए कि हाँ। देखिए मैं आपको प्रोसीजर बताऊं, जब हमारे पास कोई बंदा आता है ना, अपना अप्लाई करता है, और जब वहां प्रोजेक्ट हो जाता है, लाहौर का एग्जांपल ले लें, लाहौर में बेशुमार लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से कुछ लोग वेरीफाई हुए, फिल्टर हुए, और फिर कुछ कम लोग जो थे वो बैंकेबल डिक्लेयर किए गए। उस बैंकेबल में से जिन लोगों की बैलेटिंग हो गई, हमने उनको लेटर भेजा, जो लोग क्वालिफाई कर गए बैलेटिंग से पहले, उनको लेटर भेजा दैट इज कॉल्ड कंसेंट लेटर, कि भाई आपने अप्लाई किया था, यहाँ अब प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, आर यू स्टिल विलिंग टू बाय दिस होम। ठीक है। जब वो अपना कंसेंट लेटर कैटेगोरिकली हाँ लिख के हमें वापस करता है, राइटिंग में हाँ लिख के। अगर आप मुझे पहले बता देते कि इतना डिटेल होना है, मेरे पास बल्कि है, मैं आपसे वो वीडियो शेयर करता जब लोग अपना कंसेंट लेटर लेकर आ रहे हैं। और उस वक्त भी उनको ये है कि ये हमें लेटर आया है, अब इन्होंने पूछा है, हम इसको वापस करें। मैं आपसे करूंगा, बल्कि चलाइएगा भी। जब वो कंसेंट लेटर दे देते हैं, फिर हम उनकी बैलेटिंग करते हैं, और बैलेटिंग में जिनका नाम आ जाता है उनको बैंक की तरफ रेफर कर देते हैं, क्योंकि ये मॉर्गेज फाइनेंस है। अल्टीमेटली उनके पैसे बैंक देगा और वो बैंक को पैसे वापस करेंगे। ठीक है। अब कोई, आपने मुझे कंसेंट लेटर दे दिया लेकिन आप बैंक के पास नहीं गए हैं, या आपने मुझे कहा कि मैं फलाने इदारे में काम करता हूं और मेरी 20,000 रुपए की ये सैलरी स्लिप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो सैलरी स्लिप लेकिन ये प्रोसेस कितना लंबा होगा आसिम साहब? अच्छा, ये प्रोसेस बताने में शायद मुझे देर लग रही है, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये बैंक जो है ये एक हफ्ते से 1 महीने के अंदर अंदर ये फाइनल कर देता है। इस वक्त इन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जो 2000 क्लाइंट नैफडा ने देने थे, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कुछ क्लाइंट ऐसे थे 250-300 जिनको बैंक ने अलॉटमेंट लेटर हो गए जारी। उनको अलॉटमेंट लेटर नहीं, वो जो उनका कंसेंट लेटर के बाद बैंक के साथ उन्होंने अपना जो पहला एडवांस है 10%, वो जिस वक्त वो जमा करा देते हैं, तो दे बिकम एलिजिबल क्लाइंट्स, यानी कि अब बैंक उनको देगा। सितंबर 2020 में पहली बार एलडीए गवर्निंग बॉडी में ये केस रखा गया था। आज 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। आप ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग के जो मामलात और पेचीदगी हैं वही दूर नहीं कर सके, तो फिर तो इसके ऊपर बात करना बनता है ना कि अब 1.5 सालों में अगर ये कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, तो आज आप हमें ये कह रहे हैं कि वो कंसेंट लेटर तक पहुंचे हैं। ये तो वो बातें थी जो कि चीफ मिनिस्टर की कुरानदाजी से पहले तक फाइनल हो चुकी थी। बिल्कुल। और एट द एंड सर मैं एक और सवाल करना चाहूंगी आपसे। बैंक में अपना 10% जमा करा रहे हैं। दूसरी बात, बस एक लाइन में,
देखिए 70-75 सर वक्त साल की थोड़ी सी में किल्लत है। कोई मैं mortgage का लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, पहली दफा बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट पहला आया, आप तो लेके आए। थोड़ा सा मुझे time बताइएगा evolve हो 35 रहा है। अरब रुपए का भी आप लोग कर्ज लेने का आप लोगों ने फैसला किया आलमी बैंक से, और मुझे बताइएगा वो किन शराइत पर आप लोगों ने फैसला किया, किन मंसूबे पर दिया जाएगा? नहीं देखें, इस वक्त 30 अरब रुपए की जो सब्सिडी, मैंने आपसे कहा कि 3 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान देगा उस गरीब आदमी को, वो 30 अरब रुपए की सब्सिडी है जो पहले 1 लाख घरों पर दी जाएगी। ठीक है 3 लाख। 35 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो मार्कअप पे दी जाएगी। मसलन इस वक्त आपका जो मार्केट में रेट है वो 13 से 14% है। हम जो कर्जा दे रहे हैं घर बनाने के लिए वो 2%, पहले 5 साल 4%, दूसरे 5 वर्ल्ड साल बैंक और से नहीं कर्जा 5%। लिया जाएगा सर? वर्ल्ड बैंक और उससे प्रोजेक्ट बेस्ड कर्जे तो पाकिस्तान ले रहा है। ठीक है। सारे वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो प्रोजेक्ट बेस के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते हैं। लेकिन देखें अपना मुनीबा इशू ये होता है कि कर्जे लेके आपने इवन फील्ड वगैरह में अपार्टमेंट बनाने हैं या गरीबों के लिए घर बनाने हैं। इस पर मजीद भी कुछ अपडेट होगी ना तो हम आपसे जरूर दोबारा से बात करेंगे, और इस मंसूबे पे बात करना भी जरूरी है क्योंकि हम सबके वफाद के लिए मंसूबा बनाया गया। आसिम शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, जैन आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए। यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि किसी ने कहा है वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और आपने और मैंने ये जुमला हर जगह पे सुना हुआ है, और ये जुमला सिर्फ जुमला नहीं है बल्कि एक हकीकत भी है क्योंकि अगर हम खवातीन नहीं हो ना तो कायनात में कोई रंग नहीं रहता है। और वैसे भी सजना संवरना और खूबसूरत लगना ना हमारा पैदाइशी हक भी होता है। हर औरत की ख्वाहिश होती है जनाब कि वो ना सबसे मुनफरिद नजर आए, सबसे अलग नजर आए, और हम लोग अपने आप को संवारने के लिए मुख्तलिफ तरीके भी अपनाते रहते हैं। हम लोगों ने कहीं जाना हो, किसी इवेंट पे जाना हो, अच्छे कपड़े हमारे होने चाहिए, अच्छा हेयर स्टाइल हमारा होना चाहिए, हमने मेकअप बहुत अच्छा करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हाथ और पैर भी अच्छे नजर आने चाहिए। और वो हम लोग इस तरह करते हैं कि हमारे कपड़ों के साथ कि हम मैचिंग नेल पेंट लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, डिजाइन्स बना लेते हैं। तो आजकल ये भी एक आर्ट बन चुका है कि आप लोगों ने किस तरह के नेल्स लगवाने हैं, उस पर किस तरह का आर्ट करवाना है। तो जनाब इस हवाले से हमने आज बात करनी है कि किस तरह का डिजाइन किया जाता है, मार्केट में क्या इन है, लड़कियां खासतौर पर किस तरह की चीजें जो है वो पसंद कर रही हैं। तो हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट एंड नेल एक्सपर्ट कह सकते हैं, नेल आर्ट एक्सपर्ट ईशा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं और उनसे नई नई टिप्स भी लेते हैं। ईशा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईशा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आज जैसे हम ब्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं और खासतौर पर नेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो क्या इन हो चुका है, क्या आउट हो चुका है? पहले मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नेल्स पे तवज्जो नहीं दी जाती थी। पहले ऐसा इतना नेल्स पे तवज्जो नहीं दी जाती थी, ख्वातीन इतना इस चीज़ में इन नहीं थी, बट आजकल जो है हर कोई इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली इट डिपेंड्स कि अगर समर्स हैं तो उसमें फ्रेंच कलर बहुत यूज़ होते हैं और न्यूड कलर्स बहुत यूज़ होते हैं, और अगर विंटर्स हैं इट डिपेंड्स ऑन द सीजन। ठीक है, अगर विंटर्स हैं तो उसमें डार्क कलर यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के नेल्स आर्ट होते हैं। यू कैन सी ऑन माई हैंड्स, ये हम लोग अप टू डेट रहने के लिए लाइक टोटली इस तरह करवाते रहते हैं, और क्लाइंट्स को जो है हमारे उनको गाइड करते रहते हैं इस हवाले से। बहुत सारी इसमें वैरायटीज हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती हैं, क्रोम होते हैं, नेल क्रोम होते हैं, नेल ग्लिटर होते हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे, साथ साथ हम लोग ईशा से बात भी करते रहते हैं, और साथ हमारे जनाब नेल आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, सना भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे साथ साथ मैं अपना नेल आर्ट भी करवाती चलूं फिर ईशा? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि जनाब हम करा रहे हैं नेल आर्ट और कितना जरूरी है ये नेल आर्ट कराना। तो सना हमारा नेल आर्ट करेगी, मेरा नेल आर्ट करेगी, और साथ साथ हम ईशा से बात करेंगे। ईशा बताई थी कौन कौन सी मतलब नेल आर्ट में या वेराइटीज भी आ चुकी हैं? वैरायटीज काफी टाइप की आ चुकी है, स्टड्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के, इवन के मैंने भी लगाया हुआ है। ठीक है, स्टोन्स होते हैं, ग्लिटर्स होते हैं, इसके अलावा क्रोम्स होते हैं, मिरर इफेक्ट क्रोम्स उसको बोला जाता है। ठीक है, हैंडमेड नेल आर्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा हैंडमेड नेल आर्ट होता है। ओके, और समथिंग लाइक ब्रांडेड टाइप के जो है स्टड्स, स्टिकर्स, और लाइक इट्स अ ह्यूज वैरायटी। अगर मतलब आप इतनी ज्यादा वैरायटी आ चुकी है there's मार्केट a में। lot of variety। अगर आप देखते हैं लाइक आप मेकअप की वैरायटी में जाते हैं और नेल्स की वैरायटी में जाते हैं तो दोनों टोटली डिफरेंट है। अगर आप मेकअप में देखते हैं कि मेकअप में लिपस्टिक्स के बहुत सारे शेड्स हैं, तो एज सच वैसे ही नेल पेंट्स के भी डिफरेंट शेड्स हैं, और लाइक ऐसे शेड्स हैं कि वो आपके सामने होंगे, आपको डिफरेंस फील नहीं हो रहा होगा, बट जब आप एप्लीकेशन करते हो आपको तब उसमें
डिफरेंस फील होता है। तो उसमें बहुत सारी लाइक अब हम लोग पिक्चर्स जो हैं क्लाइंट हमारे पास लेके आता है पिक्चर्स कि हमें इस तरह के चाहिए, हमें इस तरह के nails, हाँ। चाहिए, वो एज इट इज हम उनको मतलब जिस तरह हम लोग मेकअप के लिए लेके जाते हैं ना सैलून बिल्कुल, जाते हैं कि हमें इस बिल्कुल। तरह का बनना है, हमने इस तरह का मेकअप कराना है, तो वो नेल्स भी इस तरह के पिक्चर्स लेकर आती हैं। और इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं, इसमें Okay. कॉफिन शेप होती है, स्क्वायर होती है, स्टिलेटो शेप होती है, बैलरीना शेप होती है, शेप्स के डिफरेंट नेम्स होते अच्छा जी। तो ये लोगों के डिपेंड करता है कि वो It किस तरह depends. की करवाना चाह रहे हैं या आप भी सजेस्ट कर देते हैं। हैं? हम उन्हें खुद सजेस्ट करते हैं, लाइक हम हैंड की शेप देखते हैं, नेल बेड देखते हैं। नेल बेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं उनका सपोर्ट उनको ज़रूरी होती है। अगर Okay. किसी का नेल बेड शॉर्ट होता है हाँ। तो हम उन्हें लाइक रिकमेंड करते हैं कि आप लेंथ शॉर्ट रखवाएं ताकि अच्छा। आपके नेल्स ब्रेक ना हो, ठीक है। जस्ट इन केस, ठीक है। और अगर उसमें लाइक हम लोग उनको बोलते हैं कि आपके हाथ पतले हैं तो आप कॉफिन शेप करवा लें। हाँ, हाँ। कुछ लोगों के हाथ थोड़े लाइक हेल्दी से होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि आप स्क्वायर शेप करवा लें। इट डिपेंड्स, बट मोस्टली हम क्लाइंट की चॉइस को प्रेफर करते हैं अच्छा कि लाइक अगर हम तो गाइड हम लोग बेटर गाइड कर देंगे, बट जो क्लाइंट की चॉइस है, क्लाइंट की प्रेफरेंस सबसे पहले होती है। एग्जैक्टली तो- बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब मेरा भी जो नेल आर्ट है वो इस वक्त सना जो है हमारे साथ वो कर रही हैं और उन्होंने बड़ा ही मज़े का मरून सा जो है वो शेड मुझे लगाया है नेल पेंट का, और उसके ऊपर ये देखें खूबसूरत सा वो शिमर टाइप है। अब ये मुझे ईशा ही बता सकती हैं कि ये वो वाला शिमर है जो मेकअप में यूज होता है, ये अलग ये प्रोडक्ट है? इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। ये डिफरेंट ये बेसिकली लगता है शिमर है, बट ये जब आपका इसकी एप्लीकेशन होती हाँ, है ये क्रोम में चला जाता है, मिरर इफेक्ट में चला जाता है। अच्छा बिल्कुल। वेरी नाइस। मतलब ये वो चीजें हैं जिनका आम रूटीन में हमें इतना नहीं पता होता कि हाँ, इस तरह की लोगों चीजें भी को हैं। इस चीज़ का आइडिया हाँ। नहीं है। पहले तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ये चीज़ इन नहीं थी, बट हाँ, अब पाकिस्तान exactly. में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हाँ। होना स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी लोगों को नॉलेज हो चुका है। लोग खुद से हमारे पास नेल आर्ट लेके आते हैं कि हमें इस टाइप का नेल आर्ट करवाना है। पहले ये होता था कि हम खुद उनको गाइड करते थे कि आप ये करवा लें, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जेल पॉलिश एक कलर अच्छा। होता है, ठीक है, वो उसका एक वो लाइक वो उसकी प्रॉपर एक थ्योरी है जेल कलर की। ये देखें जनाब, ये देखें जनाब, आप मेरा ये हाथ देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत। ये देखें बड़ा ही खूबसूरत सा मरून सा, आपको वैसे तो लग रहा होगा कि ब्लैक है, लेकिन ये बड़ा मरून सा कलर मेरे हाथों पे लगाया है लड़की ने। और साथ ये आप शिमरी आप देख सकते हैं कि शिमरी सी इसके ऊपर टिप्स में है और ये पूरे नेल के ऊपर उन्होंने मेरा शिमर कर दिया और बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो ईशा जैसे आप बता रही थी कि जेल बैक भी नेल्स हैं, देन एक्रेलिक्स भी आ चुके हैं, लेकिन ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं? एक्रेलिक्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज एक्रेलिक्स में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अच्छा। आप जेल पॉलिश लगवा लेते हैं, वो 2 वीक तक आपके नेल्स पे स्टे करते हैं। ओके और उस पे आप अगर हम नॉर्मली हम क्लाइंट्स को प्रेफर करते हैं कि आप जेल में फ्रेंच करवा लें, उस पे क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है। 3 दिन बाद क्लाइंट बोर हो जाता है, अगर हम खुद पे भी देखें तो हम बोर हो जाते हैं एक कलर से, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप एक्रेलिक्स के ऊपर भी वो दूसरा नेल पेंट यूज कर सकते हैं। लग सकती है? लग सकती है हाँ। उस पे। और अगर किसी ने एक सिंपल कलर करवा लिया है तो एक्रेलिक्स के ऊपर नॉर्मल बेसिक कलर भी हो जाता है और जेल कलर भी हो क्योंकि ये बड़ा आसानी हो गई हुई है। हम देखते थे पहले ज़माने में अगर किसी के नेल्स बड़े नहीं है, बड़े प्रॉब्लम होती थी, किसी इवेंट पे जाना है, किसी की शादी पे जाना है, तो हम बाजारों से वो नकली बिल्कुल नेल्स लेकर नकली आते थे nails। और वो चिपकाते थे अपने हाथों पे, तो फिर वो इवेंट पे जाने से पहले वो टूट भी जाते थे, कोई ऐसा ही एक है। निकल जाता था और टेंशन होती थी यार अब क्या करें। तो अब वो टेंशन खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। अब वो टेंशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लाइक हम लोगों को प्रॉपर हम लोग गाइड करते हैं कि अच्छा। इसकी आफ्टर केयर भी होती है। ठीक है, हम अपने क्लाइंट को आफ्टर केयर भी बताते हैं कि ओके, आपने मतलब हमारी हेयर्स की और जैसे मेकअप करवाते हैं, स्किन की आफ्टर केयर बहुत ज्यादा होती है, नेल्स की भी आफ्टर केयर होती है। इट्स द टोटल थ्योरी बिहाइंड दिस। अच्छा ये जस्ट सिर्फ सिंपल एक नेल आर्ट होता है। नेल हाँ। आर्ट के पीछे प्रॉपर एक पूरी थ्योरी होती है, हर चीज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें एडेड होती हैं। ओके तो हम उनको आफ्टर केयर में बोलते हैं कि आप अपनी क्यूटिकल्स जो हैं वो नीट रखें, ओके। रेगुलर हैंड वॉश करें, ठीक ठीक है। है, मॉइस्चराइज अपने हैंड्स रखें, ऑयलिंग हाँ। करें अपने नेल्स के क्यूटिकल वाली साइड पे, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपकी नेल ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपका नेल्स भी अच्छे रहते हैं और आपके नेल ब्रेक भी नहीं होता। ठीक है। तो अगर आप आफ्टर केयर बहुत अच्छी करते हो तो उसमें आप आपके नेल्स अच्छे रहते हैं, लेकिन बहुत से ईशा एक्रेलिक्स करवाते हैं ना तो उसके बाद कहते हैं कि हमारे नेल्स अपने ख़राब हो गए जब हम उसे उतरवाते हैं, तो वो क्या आप प्रोफेशनल लोगों के पास नहीं जाते, इस वजह से हो जाता है? ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल सैलून पे नहीं हाँ। हो, ठीक है, एक जो प्रोफेशनल बंदी है उसको हाँ।
उसको गाइडेंस नहीं है कि आपने नेल्स कैसे उतारने Exactly, हैं, क्या हाँ। करना है, ठीक है। तो वो जैसा आपका नेल उखाड़ देगी ऊपर से, ओके लाइक पूरा नेल नहीं, हमारे नेल की लेयर्स होती हाँ। हैं, ठीक है। वो एक लेयर भी हमारी वो खराब होती है तो उसमें आपका नेल पेन करता है, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छे सैलून पे जा रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल सैलून पे जा रहे हो, प्रोफेशनल स्टाफ से आप काम करवा रहे हो, तो आपके नेल डैमेज नहीं होता। ठीक है। अब वो आपको आफ्टर केयर भी बताते हैं, लाइक नेल एक्रेलिक नेल्स की भी आफ्टर केयर है, और उसके बाद जब आप अपने नेल्स रिमूव करवा लेते हो, ठीक है, उनकी भी एक आफ्टर केयर होती है। उनमें भी जो हमारा स्टाफ है, हम उन्हें गाइड करते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हें गाइड करते हैं कि आपने अपनी इस आफ्टर केयर करनी है, नेल्स को शेप में रखना है, ठीक है। आपने अगर बढ़ानी है अपने नेल्स, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाने नहीं, क्योंकि नेल्स थोड़े से वीक होते हैं, ओके। क्योंकि एक लेयर आपकी उतरती है, ठीक है। बफिंग होती है, फाइलिंग ओके, होती है, ठीक शेप है। होती है, तो उसमें डैमेज नहीं होते। जैसे आपने भी बात की हाँ, है हाँ। कि आप प्रोफेशनल बंदे के पास नहीं जाते, आप प्रोफेशनल सैलून पे नहीं जाते, तो वही एक रीज़न हो सकता है। तो मुझे बताइए जो एक्रेलिक नेल्स हैं इनके अगर प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो कहाँ तक आती है, मैक्सिमम से मिनिमम कितनी होती है? इसकी ये डिपेंड करता है। हाँ। मैक्सिमम आप अगर आप सिंपल एक्रेलिक्स करवा रहे हो, ओके तो वो लाइक 5 तक ओके में हो जाते ठीक हैं, है। ठीक है। कुछ लोग 6 में भी कर रहे हैं, बट हम लोगों ने बहुत रीजनेबल प्राइसेस रखे हैं ठीक कि है। एक नॉर्मल बंदा भी आके करा सके, नॉर्मल हाँ। बंदा भी आके Exactly. इजीली आके यहाँ पे करवा सके हाँ। हमसे काम। और कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को नेल बाइटिंग का इशू होता है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम भी कवर कर ले, जिसका शौक है वो अपना शौक भी पूरा कर ले। exactly. तो ये चीज़ हम लोगों ने रखी है, इसी चीज़ को हम लोगों ने मेन रखा है कि क्लाइंट की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा आगे ठीक है, है। ठीक है। आप रेट्स कम भी कर लेते हो, रेट ज़्यादा भी कर लेते हो, वो आपके अपनी उस पर डिपेंड करता है। आपकी क्वालिटी अच्छी होनी Quality चाहिए, अच्छी आपके होनी काम चाहिए, की आपकी- क्वालिटी अच्छी होगी ना तो क्लाइंट वापस जरूर आएगा बिल्कुल आपके ऐसा ही पास। है। आप क्वालिटी हाँ। वर्क देते हो क्लाइंट को, ठीक है। आप उसको एक प्रोफेशनलिज्म का माहौल देते हो, आप उसे एक अच्छा अच्छे से ट्रीट करते हो, तो क्लाइंट आपके पास वापस भाग के आता है। एग्जैक्टली ये तो है, ऐसे ही है। और जनाब मेरे दूसरे हाथ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरा नेल आर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छे जनाब मेरे हाथ लग रहे हैं, देख सकते हैं आप दोनों मेरे हाथ, और बहुत ही प्यारे से मेरे हाथ लग रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं जनाब। और वैसे भी हम लड़कियों का शौक होता है जनाब, जिस तरह हमारा कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, हमारा मेकअप अच्छा लग रहा होता है ना, तो इस तरह हमारे हाथ भी अच्छे लगने चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपके हाथ भी साथ साथ अच्छे लगने चाहिए। ये नहीं कि आपने मेकअप किया हुआ है, कपड़े अच्छे पहने और आपने नेल पेंट ही अच्छा नहीं लगाया हुआ, तो ये बड़ी पूरी ज़रूरी है। हाँ, personality पर्सनैलिटी affect निकल करती है, आती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसको लेकर। तो जैसे आपने भी ये ऊपर बीट्स लगाए हुए हैं, ये भी ये बहुत ज़्यादा studs हैं basically। चल रहे हैं, तो बच्चे भी लगवाते हैं क्या आके? किड्स का भी नेल आर्ट होता है। अच्छा। किड्स के नेल्स में स्टिकर्स होते हैं, उनके लिए स्टोन्स होते हैं, उनके लिए लाइक डिज्नी के स्टिकर्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, और भी लाइक बारबी, डिज्नी और Okay। फ्रोजन बहुत ज्यादा इन है। हाँ, kids बच्चों के में, पसंद ठीक है, भी है, बच्चों को हाँ। पसंद है, तो वो नेल आर्ट हम लोग करवाते हैं। बच्चों के अपने नेल्स पे हम लोग नेल आर्ट नहीं करवाते, बट उनके लिए स्टिकर्स और ऐसी वो वैरायटी रखी हुई है कि बच्चे उस पे वो होते खुश हैं, हो वो जाते खुश हैं। हो जाते हैं। इवन के लाइक बच्चों को हम लोग मसाज भी देते हैं, उनके हैंड्स पे मसाज देते हैं। वाओ, दैट्स गुड कि जनाब। वो एक बेबी के लिए वो एक चीज़ उनकी अच्छी केयर रहती भी है। हो जाती है, और उनका जो शौक होता है कि हमें भी नेल पेंट लगाना है मामा को देख के या सिस्टर्स को देख के, तो उनका वो शौक भी पूरा हो जाता है। जनाब ईशा हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट एंड नेल आर्ट एक्सपर्ट कह सकते हैं। ईशा, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया सना कि आप यहाँ पर आई और इतना अच्छा आपने मेरा नेल आर्ट कराया है। तो जनाब आप लोगों ने भी नेल आर्ट देखा है, और बहुत सी टिप्स भी ईशा हमें देकर जा रही है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भी हाथ इसी तरह खूबसूरत लगे, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। तो मुझे अब आपने इजाजत देनी है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।